हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग आईएसपीसी सिंप्लीफाइड और ये है 3 मार्च का करंट अफेयर, 3 मार्च 2023 का करंट अफेयर। अगर आपको उसकी पीडीएफ चाहिए यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल आईएसपीसी सिंप्लीफाइड। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट विद डेली करंट अफेयर सीरीज 3 मार्च 2023। सबसे पहला जो है वो करंट अफेयर आज मैंने रायसेना डायलॉग को एंटर किया है क्योंकि ये छूट गया था ऑलरेडी 1 मार्च को, ठीक है ना। पीएम मोदी टू इनॉग्रेट 3-day रायसेना डायलॉग इन न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में 3 दिन की रायसेना डायलॉग स्टार्ट होने वाली है और इनॉग्रेट किया गया है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। अब हम लोग रायसेना डायलॉग को पहले समझेंगे, उसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। देखिए, रायसेना डायलॉग जो है ना, इंडिया का एक प्रीमियर कॉन्फ्रेंस है। किस चीज़ पे? इंडिया का एक प्रीमियर कॉन्फ्रेंस है। किस चीज़ पे? तो जियो पॉलिटिक्स पे, ठीक है ना, जियो पॉलिटिक्स पे, ठीक है। इंडिया का एक प्रीमियर डायलॉग है, एक डायलॉग कॉन्फ्रेंस है। किस पे? जियो पॉलिटिक्स पे, जियो इकोनॉमी पे, ठीक है ना, जियो पॉलिटिक्स एंड जियो इकोनॉमी पे, ठीक है। अच्छा, अब इसमें समझते हैं हम लोग क्या क्या है। देखिए, ये एड्रेस करता है जितने भी चैलेंजिंग इशू है ना जो हमारे ग्लोबल कम्युनिटी फेस करती है ऑन जियो पॉलिटिक्स एंड जियो इकोनॉमिक्स, ठीक है ना। जितनी भी चैलेंजिंग इशूज हैं जो फेस करती है ग्लोबल कम्युनिटी, उसको एड्रेस करती है, ठीक है ना। ये हर साल हेल्ड किया जाता है न्यू दिल्ली में, याद रखिएगा, ये हर साल न्यू दिल्ली में हेल्ड किया जाता है। 2016 से स्टार्ट हुआ था। कब से स्टार्ट हुआ था? 2016 से स्टार्ट हुआ था और आज इस बार इसका 8वां एडिशन है। तो 2016 से ये स्टार्ट हुआ है, ठीक है ना। कहाँ पे होता है? न्यू दिल्ली में होता है, न्यू दिल्ली में होता है, ठीक है। और ये अभी 8वां एडिशन है, ठीक है ना। अच्छा, इसका नाम जो है ना एक रायसेना हिल से पड़ा है, ठीक है ना, जहाँ पे इंडिया की जितनी सीट है ना उसकी पावर वहाँ पे रहती हैं, ठीक है ना। रायसेना हिल से इसका नाम पड़ा है, इस बात को समझ लीजिए, ठीक है ना। अब देखिए, ये बेसिकली ऑर्गेनाइज किया जाता है ऑब्जर्व रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा। किसके द्वारा? ऑब्जर्व रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा। और पार्टनरशिप करती है इसके साथ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आपको पता होगा अभी हमारे मिनिस्टर कौन है? मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के एस जयशंकर जी हैं, ठीक है ना। चलिए, तो 8वां एडिशन हमारा एनुअल रायसेना डायलॉग का शुरू हुआ है। कहाँ से? तो बेसिकली किस चीज़ पे होता है? तो सबको पता है, जियो पॉलिटिक्स पे एज वेल एज जियो स्ट्रैटेजिक। कहाँ से शुरू हुआ है? न्यू दिल्ली से, ठीक है ना। और फॉरेन मिनिस्टर इज ऑर्गेनाइजिंग द इवेंट इन कोलैबोरेशन विद द ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। मैंने ऑलरेडी आपको बताया, ORF प्लस मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, ORF प्लस मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर इसको ऑर्गेनाइज करती है। कब से और कब से कब तक हो रहा है? 2 मार्च से लेके 4 मार्च 2023 तक होगा ये, ठीक है ना। अब इसमें जो गेस्ट स्पीकर हैं वो कौन है? वो है आपको इटालियन प्राइम मिनिस्टर जियोर्जिया मेलोनी विल बी द चीफ गेस्ट एंड कीनोट स्पीकर एट इट्स इनॉग्रल सेशन। देखिए, करंट अफेयर में आपको ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि कौन चीफ गेस्ट है। एग्जाम में डायरेक्टली पूछता है, इसको आप स्किप नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। तो कौन रही है चीफ गेस्ट? इटालियन प्राइम मिनिस्टर जियोर्जिया मेलोनी विल बी द चीफ गेस्ट एंड द कीनोट स्पीकर इन द इनॉग्रल सेशन, ठीक है ना। इनॉग्रल सेशन की बात हो रही है। अब चलते मूव करते हैं आगे, ठीक है। अब देखिए थीम क्या है। बेसिकली थीम क्या है? थीम है आपको प्रोवोकेशन, अनसर्टेनिटी, टर्बुलेंस, लाइट हाउस इन द टेम्पटेस्ट। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, आपको ध्यान रहना चाहिए। कंप्लीट याद नहीं भी रहा, एटलीस्ट ध्यान रहे, ऑप्शन में है तो बन जाए आपसे, ठीक है ना। प्रोवोकेशन, अनसर्टेनिटी, टर्बुलेंस, दैट इज लाइट हाउस इन द टेम्पटेस्ट, ठीक है। अब देखिए, रायसेना डायलॉग जो 2023 है ना, वो विटनेस करेगा पार्टिसिपेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द 100 कंट्रीज इंक्लूडिंग मिनिस्टर्स, मिलिट्री कमांडर्स, कैप्टन्स ऑफ द इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी लीडर्स, स्कॉलर्स ऑन स्ट्रेटेजिक अफेयर एंड एक्सपर्ट फ्रॉम लीडिंग थिंक टैंक्स एंड यूथ। याद रखिएगा, 2023 की जो रायसेना डायलॉग हो रही है वहां पे कम से कम 100 कंट्रीज, कितनी? तो 100 कंट्रीज के मिनिस्टर्स इंक्लूड होंगे, मिनिस्ट्री कमांडर्स इंक्लूड होंगे, कैप्टन्स होंगे इंडस्ट्रीज के, टेक्नोलॉजी लीडर्स होंगे, स्कॉलर्स इन स्ट्रेटेजिक अफेयर्स होंगे, एज वेल एक्सपर्ट फ्रॉम लीडिंग थिंक टैंक्स एंड यूथ्स होंगे, ठीक है ना। अब इस साल जो रायसेना डायलॉग है ना वो क्यों इंपॉर्टेंट ज़्यादा है ये मैं आपको बताता हूँ। उसका रीज़न है G20 प्रेसिडेंसी। इंडिया 2023 की G20 प्रेसिडेंसी इंडिया ने ले रखा है, ठीक है। तो इसके लिए ये खासकर आज ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा, ठीक है ना। अब देखिए, ये कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होगा विथ एन इनॉग्रल सेशन फॉलोड बाय इनॉग्रल डिनर इंक्लूडिंग वेलकम रिमार्क्स बाय फॉरेन सेक्रेटरी विनय मोहन क्वात्रा जी इसको इनॉग्रेट करेंगे, ठीक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट आपको क्या याद रखना है ना, ये जियोर्जिया मेलोनी जी जो है इटालियन प्राइम मिनिस्टर, वो आई हैं और ये चीफ गेस्ट होंगी एंड सी विल बी कीनोट स्पीकर इन द इनॉग्रल सेशन, ठीक है ना। तो ये था हमारा रायसेना डायलॉग के बारे में। रायसेना डायलॉग के बारे में हम लोग ऑलरेडी बताया, ये मल्टीलेटरल कॉन्फ्रेंस है, ठीक है ना। बेसिकली ये एड्रेस करता है मोस्ट चैलेंजिंग इशू जो फेस करता है जियो पॉलिटिक्स में एज वेल एज जियो इकोनॉमिक्स में, ठीक है ना। और ये हर साल होता है, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, ठीक है। चलिए, सेकेंड करंट अफेयर ऑफ 3 मार्च इज जापान, US, साउथ कोरिया, ताइवान लॉन्चेस चिप 4 टॉक्स फॉर सप्लाई चेन। देखिए,
बेसिकली क्या हो रहा है ना, ये एक स्ट्रेटेजिकली ब्लॉकआउट कंडीशन हो रहा है, ठीक है, जहां पे चाइना को ब्लॉक करना है। किस फील्ड के मामले में, किस चीज के मामले में? सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के मामले में, ठीक है ना। देखिए आपको पता है ताइवान जो है ना वो बहुत ही बेहतरीन काम करता है सेमीकंडक्टर के मामले में। पूरे वर्ल्ड की मैक्सिमम से मैक्सिमम सेमीकंडक्टर जो सिलिकॉन चिप्स होते हैं, सिलिकॉन जर्मेनियम, ठीक है ना, ये सप्लाई किया जाता है किनके द्वारा? ये सप्लाई किया जाता है आपको बेसिकली ताइवान के द्वारा, जिसको ताइवान को चाइना मानता ही नहीं, कहता ये चाइनी टाइप ही है, ठीक है ना। तो अब इसके लिए आपको पता ही है, जब दो लोग लड़ते हैं तो बीच में तीसरा आके मदद करता है और मदद करने वाला फायदा उठाता है। तो यूएस क्या कर रहा है? जापान को, साउथ कोरिया को, ताइवान को मिलके एक चिप 4 टॉक्स को लॉन्च किया है सप्लाई चेन के लिए, ठीक है ना। आप देख सकते हैं इस फोटो में। अब देखिए ये पहला मीटिंग को, इसके जो ऑफिशियल्स थे इन लोगों के, किनके किनके? जापान के, यूनाइटेड स्टेट के, साउथ कोरिया एंड ताइवान। याद रखिएगा, जापान, यूनाइटेड स्टेट, साउथ कोरिया एंड ताइवान। देखिए आपको नाम तो याद रहना ही चाहिए चारों का। अब क्वाड नहीं समझ लीजिएगा इसको, ठीक है ना। चिप 4 टॉक्स चल रही है, ठीक है। तो इनके द्वारा एक मीटिंग हेल्ड किया गया, पहला मीटिंग इनके सीनियर ऑफिसर्स के द्वारा, अंडर न्यू यूएस लेड फ्रेमवर्क टू हेल्प इंश्योर अ स्टेबल सप्लाई ऑफ सेमीकंडक्टर। मैंने आपको बताया ना, सेमीकंडक्टर के लिए स्टेबल सप्लाई, ये कीवर्ड है, याद रखिएगा, स्टेबल सप्लाई के लिए, ठीक है ना। जापान की इंडस्ट्री मिनिस्टर क्या कहते हैं कि ऑफिशियल फ्रॉम इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन इन द 4th इकोनॉमिक्स टुक पार्ट इन द वर्चुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ द चिप 4 अलायंस। याद रखिएगा ये कॉन्फ्रेंस जो था वो वर्चुअल था। क्या था? वर्चुअल था, ठीक है ना। कब का? ऑन फरवरी 16 टू डिस्कस, फरवरी 16 को इसको वर्चुअली वो किया गया, डिस्कस किया गया कि किस तरीके से हम लोग सप्लाई को मेंटेन करेंगे, रेजिलियंस इन टाइम ऑफ नेचुरल डिजास्टर एंड अदर कंटीजेंसी। अदर कंटीजेंसी का मतलब ये हो रहा है चाइनीज इन्वेजन, ठीक है ना। चाइनीज जैसे देख लीजिए, चाइना जो है ना बहुत काउंटर वार्ट करना चाहता है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को, लेकिन फिर भी ताइवान जो है वो बहुत आगे निकला हुआ है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में। अगर ताइवान को चाइना एक्वायर कर लेता है तो फिर सेमीकंडक्टर की जो वो है ना मार्केट जो है ना वो बहुत काफ़ी बिगड़ जाएगी। कहने का मतलब क्या? सप्लाई चेन वो हो जाएगा ना, इशू स्टार्ट हो जाएगा ना। अब जो ताइवान सप्लाई करता है वो चाइना करे या ना करे कौन जानता है। चाइनीज़ तो हमेशा तंग करने के विचार में रहते हैं। और साथ में आप ये भी सोच सकते हो, अगर मान लो उनके हाथ में चला गया सारा का सारा सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, तो आप सोचो वो फिर तो प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा इवॉल्व करके बेच सकते हैं ना, तो कितना ज़्यादा क्राइसिस हो जाएगा। इसीलिए ताइवान को प्रोटेक्ट करने के लिए चिप 4 टॉक एक नया सा कॉन्फ्रेंस रखा गया है। इन्वॉल्वड है जापान, यूनाइटेड स्टेट, साउथ कोरिया एंड ताइवान, ठीक है। अब चलिए, इंडियन आर्मी जो है ना वो बाई करेगी 310, कितने? 310 इंडिजिनियस एडवांस टॉर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम, ठीक है ना। तो एडवांस टॉर्ड ATAG सिस्टम, ATAG एडवांस टॉर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम, आप देख सकते हैं इस फोटो में, ठीक है ना, यही है वो। अब देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रिसीव्ड अ प्रपोजल फ्रॉम द इंडियन आर्मी टू बाई 310 एडवांस टॉर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम ATAGS फॉर डिप्लॉइंग अलॉन्ग द बॉर्डर विद चाइना एंड पाकिस्तान। तो चाइना पाकिस्तान के बॉर्डर पे डिप्लॉय करना है हमें, ठीक है ना। और इसको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एक प्रपोजल लेके आए हैं, ठीक है ना। कम से कम 310 आपको एडवांस टॉर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम ATAGS खरीदना है और डिप्लॉय करना है आपको कहाँ पे? चाइना एंड पाकिस्तान के बॉर्डर पे, ठीक है ना। बेसिकली क्या है ना, खरीदना नहीं है इसको बनाना है, ठीक है ना। ये आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस, इसको बनाना है। ये मेक इन इंडिया के प्रोजेक्ट के अंदर में आएगा, ठीक है ना, डिफेंस सेक्टर में, मेक इन इंडिया के प्रोजेक्ट में आएगा डिफेंस सेक्टर में, ठीक है ना। अब देखिए, और लगभग इसका प्रोजेक्ट US डॉलर 1 बिलियन रखा गया है, ठीक है ना। अब चलिए नेक्स्ट करंट अफेयर में चलते हैं। अब चलते हैं हमारी नॉर्थ ईस्ट में। देखिए, सालाहुटो नुओ कुर्से एंड हेकानी जखालू बिकम फर्स्ट वुमेन MLA फ्रॉम नागालैंड। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है नागालैंड के केस में। नॉर्थ ईस्ट वैसे भी हमारा इंपॉर्टेंट रहता है करंट अफेयर के सेगमेंट में। और सालाहुटो नुओ कुर्से एंड हेकानी जखालू बिकम फर्स्ट वुमेन MLA फ्रॉम नागालैंड। तो ये दोनों नागालैंड से बनी है पहली वुमेन MLA, याद रखिएगा, पहली वुमेन MLA, ठीक है ना, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ठीक है। तो ये दोनों जो हैं वो दोनों रूलिंग नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी से बिलोंग करती हैं। याद रखिएगा, नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी से बिलोंग करती हैं। पार्टी नेम आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। अब ये हिस्ट्री क्यों बनाई है? क्योंकि देखिए, पहली वुमेन है जो कैंडिडेट है जो इलेक्ट की गई हैं स्टेट में असेंबली इलेक्शन में, ठीक है ना। याद रखिएगा, इतने दिन के बाद पहली वुमेन चुनी गई है जो स्टेट असेंबली इलेक्शन में चुनी गई है, ठीक है ना। ये एक तरीके का सिग्निफिकेंट माइलस्टोन है किस नागा पीपुल लोगों के लिए, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो ना कि 60 ईयर के बाद जो इलेक्शन होती है। अच्छा, आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि नागालैंड स्टेट कब बना था, उसकी डेट बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब आप कुछ और इनके बारे में जान लेते हैं हम लोग, ठीक है। सबसे पहली चीज जान लेते हैं कि जो NDPP जो है ना, कौन सा, नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी, किनके साथ अलायंस की है? तो बीजेपी के साथ 5 सीट जीती हैं, ठीक है ना। और वॉज लीडिंग इन
34 seats in the Nagaland Assembly election. The Election Commission of India said this year the 4 women candidates who contested election are Jakhalu Kruse, Rosie Thompson of the Congress and Kahuli Seema of the BJP. याद रखिएगा 4 थी जिनमें से 2 जीती हैं. याद रखिएगा 4 थी जिनमें से 2 जीती हैं. ठीक है ना. हालांकि वुमेन जो है ना कॉन्टेस्ट की हैं इलेक्शन में ऑलरेडी. ठीक है ना. जैसे 1977 में रानो एम साइजा जी की थी. ठीक है ना. लेकिन बेसिकली ये दोनों 60 ईयर के बाद इलेक्ट होकर आ गई हैं. ठीक है ना. चलिए, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ था. इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो किसी भी एग्जाम के लिए. आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो, यूपीएससी, यूपीपीसीएस, बीपीएससी, स्टेट पीसीएस, एमपीपीसीएस या फिर एसएससी सीजीएल या वन लाइनर एग्जाम के लिए आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हो. ठीक है ना. चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट करंट अफेयर है हमारा. विनोद कुमार शुक्ला विंस पिन, जिसको हम लोग नेबाकोव लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी कहते हैं, पीएन या नेबाकोव लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से इन्होंने जीता है. कौन? तो विनोद कुमार शुक्ला जी हैं. ये जीते हैं पेन नेबाकोव लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड. ठीक है ना. चलिए, आप देख लीजिए इनको, आप देख सकते हैं. अब देखिए, ये ना एक बहुत ही मोस्ट कोवेटेड लिटरेसी प्राइज अवार्ड है. लिटरेरी प्राइज अवार्ड है, समझ लीजिए ना. ये राइटिंग्स में मिलता है, लिखने पे मिलता है. ठीक है ना. आप देखिए इनकी कुछ कुछ नॉवेल्स को जानते हैं. नौकर की कमीज इनके द्वारा लिखी गई है. कौन सी? तो नौकर की कमीज, जो 1979 में लिखा गया है इनके द्वारा. और पोइट्री का कुछ कलेक्शन है, लाइक सब कुछ होना बचा रहेगा. सब कुछ होना बचा रहेगा वॉज इज वन ऑफ द मोस्ट एमिनेंट पोइट्री कलेक्शन, जो 1992 में इन्होंने लिखा था. और इनकी जो एक नोवेल है जो काफ़ी पॉपुलर है, नौकर की कमीज, इसका नाम आप याद रख सकते हो तो याद रखो, कहीं एग्जाम में आपको घुमा के पूछ दे तो. लिखा गया है विनोद कुमार शुक्ला जी के द्वारा. ठीक है ना. चलिए, अब देखिए इनके बारे में कुछ और चीज़ जानते हैं. ये पहली बार नहीं है जो कोई पीएन अवार्ड जीते हैं. ये इनको अवार्ड दिया गया था साहित्य अकादमी अवार्ड. समझ लीजिए इंडिया में बहुत ही प्रोमिनेंट, बहुत ही ऊंचे तबके का अवार्ड है ये, जो दिया गया था इनको 1999 में. किसके लिए? तो नौकर की कमीज. ठीक है ना. नौकर की कमीज के लिए दिया गया था. ठीक है ना. अब देखिए, साहित्य अकादमी अवार्ड के साथ साथ इनको एक दिया गया अटा गलता बैंगलोर लिटरेचर फेस्टिवल बुक प्राइज इन 2019 में. ठीक है ना. एंड द मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड इन 2020. तो याद रखिएगा, ये बहुत ही प्रोमिनेंट फिगर है. अगर आप लोग इंडिया में लिटरेचर की बात करते हो तो आपको याद रहना चाहिए. साहित्य अकादमी अवार्ड इनको 1999 में मिला है नौकर की कमीज के लिए. अता गलता बैंगलोर लिटरेचर फेस्टिवल बुक प्राइज मिला 2019 में. बैंगलोर लिटरेचर फेस्टिवल बुक प्राइज फिक्शन के लिए मिला था. 2020 में इनको मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है. 2023 में इनको पेन नेबाकोव अवार्ड फॉर अचीवमेंट इन इंटरनेशनल लिटरेचर, याद रखिएगा, इंटरनेशनल लिटरेचर के लिए मिला है. और ये सोर्स है न्यूज़ 18 का, मैं जहाँ से मैंने इसको लिया है. ठीक है ना. चलिए, एक और देखिए, ये नाम आपको याद रखना है. अभी से आप कोई भी एग्जाम दोगे ना 6 महीने, आपको ये विनोद कुमार शुक्ला जी के बारे में पूछा ही जाएगा. आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हो. ठीक है ना. चलिए, अब देखिए, गोल्ड रिजर्व फाइंड किया गया 3 डिस्ट्रिक्ट के उड़ीसा में. ठीक है ना. आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है कि बिहार में भी किसी एक डिस्ट्रिक्ट में बताया गया था आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा कि गोल्ड का कुछ ना कुछ रिजर्व्स है. ठीक है ना. आपको बताना है कौन सी डिस्ट्रिक्ट थी वो. ठीक है. अब चलिए, गोल्ड रिजर्व्स जो मिला है 3 डिस्ट्रिक्ट में उड़ीसा के. तो देखिए, गोल्ड रिजर्व्स कहाँ मिला है. देखिए, सर्वे ऑफ द डायरेक्टरेट ऑफ माइंस एंड जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग जीएसआई कहते हैं, ये बताए हैं उन्होंने कि कुछ प्रेजेंस हो सकता है गोल्ड रिजर्व का. कहाँ पे? तो देवघर, केओंझर एंड मयूरभंज. ये तीनों का तीनों डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा का. कहाँ? देवघर, केओंझर एंड मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में. तीनों का तीनों आपको डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगी उड़ीसा में. ठीक है ना. लगभग एस्टिमेट किया जा रहा है कि 1685 केजी. ठीक है. कितना? 1685 केजी का गोल्ड और हैज बीन डिटेक्टेड बाय द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अलॉन्ग विद कॉपर. ठीक है ना. इन द अदास एरिया. ठीक है ना. अदास एरिया. अब कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट है आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है. जरूरी नहीं कि आपको डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट याद हो. कौन कौन सा? देवघर है, केओंझर है, मयूरभंज है. ठीक है ना. चलिए, सबसे पहले इस एरिया का जो सर्वे किया गया था ना जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा, वो किया गया था सबसे पहले 1970s में, फिर 80s में. लेकिन अभी तक इसमें कुछ फाइंडिंग्स नहीं मिला था, कुछ पब्लिक नहीं किया गया था फाइंडिंग्स को. लेकिन अब इसमें बताया गया कि 1685 केजी. ठीक है ना. 1685 केजी की गोल्ड रिजर्व यहाँ मिली है. और डिस्ट्रिक्ट हैं देवघर, केओंझर और मयूरभंज. ठीक है ना. चलिए, अब कुछ हम लोग मेजर, अब हम हमारी तो करंट अफेयर आपको पता ही है, कुछ स्टैटिक पोर्शन मैं इंक्लूड करूंगा ही करूंगा. तो कुछ मेजर मिनट्स हैं जो मिलते हैं उड़ीसा में, वो हम लोग देख लेते हैं. देखिए, बेसिकली आयरन ओर का जो मेजर सेंटर है ना, वो उड़ीसा में कहाँ है. देखिए एक है, तो देखिए गुरुमान सिहाई, सुलाईपट, बादाम पहाड़ी, ये आपको मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में है. फिर कियोनीर एंड बोनाई, ये आपको सुंदरगढ़ में है. अगर आपको लोकल जो प्लेसेस एंड लोकेशंस वो याद नहीं भी रहे तो आपको डिस्ट्रिक्ट याद रहना चाहिए. मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट एंड सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट, ये है आपको मेजर माइनिंग सेंटर फॉर आयरन ओर. ठीक है ना. अब हम लोग बात कर लेते हैं मैंगनीज की. उड़ीसा की बात कर रहे हैं मैंगनीज की, तो केओंझर में मिलता है, सुंदरगढ़ में मिलता है, बोनाई में, फिर कालाहांडी,
कोरापुट में मेजर माइनिंग सेंटर है बॉक्साइट का, ठीक है ना। कालाहांडी, रायगढ़, फिर कडामल एंड कोरापुट डिस्ट्रिक्ट। टू ह्यूज डिपॉजिट ऑफ हाई ग्रेड बॉक्साइट हैव बीन फाउंड इन बलांगीर एंड संबलपुर इन ओडिशा। अब मेरे को बताइए बॉक्साइट जो है वो किसकी ओर है? बॉक्साइट इज द ओर ऑफ, ये किसकी ओर है, ठीक है ना। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, ठीक है। अब देख लीजिए, एक है आपको पंचापत्ता मल्ली जो कोरापुट डिस्ट्रिक्ट में है, एंड गधामर्दन जो बॉर्डर एरिया है बलांगीर का और बारगा डिस्ट्रिक्ट का, ये एरिया उड़ीसा का फेमस है बॉक्साइट प्रोडक्शन के लिए। किस चीज़ के लिए? तो बॉक्साइट प्रोडक्शन के लिए, ठीक है ना। अब कुछ मेजर माइनिंग सेंटर ऑफ डोलोमाइट, आप बता दीजिएगा मेरे को डोलोमाइट भी किसका ओर है। कमेंट सेक्शन में जरूर एक्टिव रहिए, अगर आप मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हो तो आपको बहुत फायदा होने वाला है, ठीक है ना। सुंदरगढ़, संबलपुर, कोरापुट, ब्रिमित्रपुर, इट इज ऑल मिक्सचर ऑफ लाइमस्टोन एंड मैग्नीशियम। तो आप बता दीजिएगा डोलोमाइट एंड बॉक्साइट किसकी ओर है, ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर पे। एक्साइज सैन्योमेट्री आपको नाम से ही पता चल जाएगा, ये एक्साइज है किसके किसके बीच में? तो बिटवीन इंडियन एयरफोर्स एंड जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्सेस। किसके किसके बीच? इंडियन एयरफोर्स एंड जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्सेस, जिसको हम लोग JASDF भी कहते हैं। तो इंडिया और जापान के बीच में ये एक्साइज है, बाइलेटरल मिलिट्री एक्साइज है जो एयरफोर्स के बीच में कंडक्ट होती है, इंडियन एयरफोर्स के बीच में, जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच में। देखिए बेसिकली इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है इस साइड लाइन पे कि इंडो जापान जॉइंट मिलिट्री एक्साइज धर्म गार्जियन के साइड लाइन पे, ठीक है ना। याद रखिएगा धर्म गार्जियन भी इंडो जापान मिलिट्री एक्साइज आर्मी एक्साइज है, ठीक है ना। अब द IAF कंटिजेंट इन पार्टिसिपेटिंग इन द एक्साइज विथ 1 C-17 ग्लोबल मास्टर, द एक्साइज विल इनहांस म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरऑपरेबिलिटी इन द टू एयर फोर्सेज। याद रखिएगा, देखिए अगर मान लीजिए इंडिया है ये और ये जापान का एयर फोर्सेज है, ठीक है। इंटरऑपरेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि आपस की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर मान लो कुछ ऐसे एनिमी है जहाँ पे हम दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे या फिर हम दोनों एक दूसरे को प्रोटेक्ट करेंगे ना, तो आपस में कैसे मिलके हम लोग काम करेंगे, इसके लिए इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ाने के लिए, ठीक है ना, इसको हम लोग कंडक्ट करवा रहे हैं एक्साइज साइनियोमेट्री को, ठीक है ना। तो आपको एक चीज़ याद रखना है, साइडलाइन धर्मा गार्जियन के साइडलाइन पे ही इसको कंडक्ट किया जा रहा है। और कब से किया जा रहा है? 13 फरवरी 2023 से लेकर 2 मार्च 2023 तक। एट कहाँ पे था? कोमात्सु जापान में। क्लियर है? क्लियर होना चाहिए, बहुत आसान चीज़ था। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए टॉटेट जो है वो एशिया का लॉन्गेस्ट साइकिल रेस फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी फ्लैग ऑफ किया गया है। कहाँ से? तो श्रीनगर से। मैं आपको फिर से बता दूं, टॉटेट जो है वो एशिया का लॉन्गेस्ट साइकिल रेस फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी फ्लैग ऑफ किया गया है श्रीनगर से, ठीक है ना। अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। एशिया का लॉन्गेस्ट रिवर साइकिल रेस वॉज फ्लैग्ड ऑफ फ्रॉम बक्सी स्टेडियम इन श्रीनगर। अब देखिए यहाँ से एक और क्वेश्चन बन जाता है, बक्सी स्टेडियम कहाँ पे है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्यों ध्यान रखना पड़ेगा? क्योंकि स्टैटिक पोर्शन में आपको ध्यान रखना, क्योंकि ये न्यूज़ में है ना रिसेंटली, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर में विल कल्मिनेट एट कन्याकुमारी तमिलनाडु। तो आप समझ लीजिए श्रीनगर टू कन्याकुमारी आपको आना है साइकिल से, ठीक है ना। ये एशिया का लॉन्गेस्ट रिवर साइकिल रेस है, ठीक है ना। अब ये जो साइकिल रेस है वो कवर लॉन्गेस्ट हाईवे जिसको NH-44 कहते हैं, उसकी 3651 किलोमीटर को ये कवर करेगा। आप समझ लीजिए जो लॉन्गेस्ट हाईवे है NH-44 उसके डिस्टेंस लगभग 3651 किलोमीटर को ये पास करेगा, ठीक है ना। और ये 12 मेजर स्टेट को क्रॉस करेगा ये जर्नी, ठीक है ना। 3 मेजर मेट्रोपॉलिटन सिटी एंड ओवर 20 मेजर सिटीज इन ऑफ द कंट्री। तो याद रखिएगा, आपको कंप्लीट ये नहीं याद रखना है कि लगभग 12 मेजर स्टेट से गुजरेगा, 3 मेजर मेट्रोपॉलिटन सिटी से गुजरेगा, ये सब याद नहीं रखना। लेकिन हाँ ये याद रखना है NH-44 से क्रॉस होगा, लगभग 3651 किलोमीटर का ये जर्नी होगा, ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं गवर्नमेंट जो है ना वो अप्रूव किया है कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ? तो L&T के साथ, लार्सन एंड टूब्रो के साथ। किस चीज़ के लिए? फॉर एक्विजिशन ऑफ 3 कैडेट ट्रेनिंग शिप्स। तो 3 कैडेट की ट्रेनिंग शिप्स है, उसको एक्वायर कौन करेगा? L&T करेगा, ठीक है ना। अब देखिए इंडियन गवर्नमेंट हैज अप्रूव दैट साइनिंग कॉन्ट्रैक्ट विद L&T लार्सन एंड टूब्रो, ठीक है ना, लिमिटेड फॉर द एक्विजिशन ऑफ 3 कैडेट ट्रेनिंग शिप, 3 कैडेट ट्रेनिंग शिप्स। अब ये डिलीवरी करेगा इंडिजिनियसली डिजाइंड। इंडिजिनियसली डिजाइन का मतलब क्या? मेक इन इंडिया, जो हमारे कंट्री में खुद बनाया जाएगा, इसको कहीं बाहर से हम लेके नहीं आएंगे, ठीक है ना। और कंस्ट्रक्शन ऑफ शिप्स शेड्यूल कब किया गया? कमेंस होगा 2026 से, ठीक है ना। अब इस शिप का यूज क्या है ना, तो ये यूज किया जाता है ट्रेन द ऑफिसर्स कैडेट एट सी एंड कैन बी डिप्लॉयड फॉर द इवैक्यूएशन ऑफ पीपल। तो याद रखिएगा इंडिया क्या होता है, नेवी में इवैक्यूएशन काफ़ी करती है इंडिया कहीं कहीं जाकर के। तो इंडिया के जो ऑफिसर्स होंगे वो इवैक्यूएशन के काम में भी यूज़ करेंगे इसको, एज वेल एज जो न्यूली अपॉइंटेड ऑफिसर्स होंगे उनको ट्रेन करने के लिए भी किया जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, इसको और भी हम लोग कहाँ यूज कर सकते हैं? जो फ्रेंडली कंट्रीज है हमारी, वहाँ पे जो ऑफिसर्स को ट्रेन करने के लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं। किसको यूज कर सकते हैं? तो जो 3 कैडेट ट्रेनिंग शिप्स को जो गवर्नमेंट ने अप्रूव किया L&T के साथ, लार्सन एंड टूब्रो के साथ, ठीक है ना। इसकी कॉस्ट अप्रॉक्स पड़ेगी 3108 करोड़ रुपीज़ ओवरऑल, ठीक है ना। तो इतना ही था इसका। अब हम लोग पढ़ेंगे C-20 क्रायोजेनिक इंजन के बारे में। अब देखिए इसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्रायोजेनिक के बारे में समझते हैं। देखिए क्रायोजेनिक क्या होता है? क्रायोजेनिक वर्ड है ना, एक तरीके का प्रोडक्शन है, बिहेवियर, या हम लोग स्टडी करते हैं
किसी भी मटेरियल के बिहेवियर को जब हम लोग उसके टेम्परेचर को एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर पे ले जाएं, ठीक है ना। तो क्रायोजेनिक का मतलब यही हुआ कि जब जब किसी भी मटेरियल को, किसी भी फ्यूल को, किसी भी प्रोडक्शन को, बिहेवियर को हम लोग अगर रीड करते हैं किसी मटेरियल को किस चीज़ पे, तो एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर पे, एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर पे, कहने का मतलब -140 से लेके से और नीचे 150 डिग्री सेल्सियस, समझ रहे हो आप। तो यहाँ पे जब हम लोग डील करेंगे ना, तो हम लोग उसी फॉर्म ऑफ मटेरियल को क्रायोजेनिक मटेरियल कहेंगे, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग इसके बारे में जानते हैं। C-20 क्रायोजेनिक इंजन है। इसरो जो है रिसेंटली कंडक्ट किया है अ फ्लाइट टेस्ट ऑफ क्रायोजेनिक इंजन फॉर द चंद्रयान 3 मिशन। तो चंद्रयान 3 मिशन के लिए जो एक फ्लाइट टेस्ट किया गया है, किसको यूज़ किया गया है, तो क्रायोजेनिक इंजन को यूज़ किया गया है, ठीक है ना। क्रायोजेनिक इंजन हैज़ बिन डिजाइंड एंड डेवलप्ड बाय द लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर LPSC, अ सब्सिडेरी ऑफ इसरो। तो एक सब्सिडेरी होता है, देखिए कुछ कंपनीज होती हैं जो इसरो को हेल्प करती हैं, ठीक है ना। तो सब्सिडेरी कहने का मतलब वही हुआ। तो किन के द्वारा डिजाइन किया गया है, डिजाइन एंड डेवलप किया गया है लिक्विड प्रोपल्सन, याद रखिएगा, लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर LPSC एक सब्सिडेरी है इसरो की, ठीक है ना। इट इज़ द फर्स्ट इंडियन क्रायोजेनिक इंजन टू फीचर अ गैस जनरेटर साइकिल। तो गैस जनरेटर साइकिल एक यूज़ होगा उसमें, जो पहली बार हो रहा है इंडियन क्रायोजेनिक इंजन में, ठीक है ना। अच्छा, अगर इसकी हम बात करें तो ये मोस्ट पावरफुल अपर स्टेज क्रायोजेनिक इंजन है पूरे दुनिया में। ये इंजन को डेवलप किया गया है नॉमिनल थ्रस्ट पे। थ्रस्ट की वैल्यू क्या है, 186.36 किलो न्यूटन इन वैक्यूम। आपको इनकी इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, इतना ज़्यादा फैक्चुअल डाटा याद रखने की इसमें जरूरत नहीं है इस करंट अफेयर में, ठीक है ना। अब देखिए, द क्रायोजेनिक स्टेज इज टेक्नोलॉजी वेरी कॉम्प्लेक्स सिस्टम, बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है ड्यू टू इट्स यूज ऑफ प्रोपेलेंट ऑफ एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग बात कर लेंगे प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के बारे में। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, अगर आप दिल्ली में रहते हो या कहीं भी रहते हो, आपको एक जेनरिक मेडिसिन स्टोर दिखता होगा हर एक मोहल्ले में, हर एक जगह। आपको पता है जेनरिक मेडिसिन का मतलब क्या होता है? जेनरिक मेडिसिन कहने का क्या मतलब होता है ना, कि जैसे मान लीजिए कोई भी एक सॉल्ट है, सॉल्ट एक केमिकल कॉम्पोजिशन होता है किसी भी मेडिसिन के लिए। तो डिफरेंट कंपनीज क्या करती है ना, उस सॉल्ट को लेती हैं और ब्रांड नेम देती हैं। ब्रांड नेम देके सिप्ला, मेडर्मा, ब्रांड नेम देने के बाद उसको बहुत ही महंगे दाम में बेचती है। अगर उसकी कीमत 10 रुपये होंगे ना, तो अगर ब्रांड नेम दिए करके इंडस्ट्री से उसको निकालती है तो वो बिकती है आपको लगभग 50 रुपीज़ में। समझ लीजिए इतना डिफरेंस हो जाता है। तो इसको कर्व करने के लिए, इसको लिमिट लगाने के लिए, इसको स्टॉक होल्ड करने के लिए प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना लाया गया था, ठीक है ना, याद रखिएगा। अभी तक 9,000 से ज़्यादा इसके सेंटर खुल गए हैं, आप समझ सकते हो। वैसे कॉम्प्लेक्स जगह पे जहां मेडिसिन पहुंचाना बहुत मुश्किल था, ठीक है। तो ये एफोर्डेबल एंड क्वालिटी मेडिसिन प्रोवाइड करती है पूरे इंडिया में, ठीक है ना। तो प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना, याद रखिएगा। अभी इसको क्यों न्यूज़ में लाया गया है, क्योंकि ये 9,000 प्लस से भी ज़्यादा अपने सेंटर्स को खोल चुकी हैं पूरे इंडिया में, ठीक है ना। अब इसके बारे में जान लेते हैं। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर कहे हैं रिसेंटली कि नंबर ऑफ प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र, जिसको हम लोग PMBKS भी कहते हैं, वो इंक्रीज हो गया 9,082। कब तक? तो जनवरी 31, 2023 की टारगेट है ये, मतलब तब तक की लिस्ट है ये, ठीक है ना। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र, जिसको हम लोग ये भी कहते हैं, आर सेटअप अंडर प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। किसके अंडर सेटअप किया गया? प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंदर, जिसको लॉन्च किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल के द्वारा एंड मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स। ये याद रखिएगा, ये आपको याद नहीं होगा। अगर कोई एक ऑप्शन में दे देगा ना कि मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, आप तुरंत कट करके आ जाएगा, अरे ये मेडिसिन से कैसे रिलेटेड है, लेकिन आप गलत हो जाओगे फिर वहाँ पे, ठीक है ना। इस चीज़ को आपको खासा ध्यान रखना है। तो किसके किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो ये लॉन्च किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स के द्वारा एज वेल एज मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स के द्वारा नवंबर 2008 में इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है ना। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? टू प्रोवाइड क्वालिटी मेडिसिन तो प्रोवाइड होगा ही होगा, साथ में अफोर्डेबल प्राइसेस पे, मतलब कम से कम दामों पे, ठीक है ना। देखिए आप एक बार जाके देख सकते हो, वुमेन की जो सैनिटरी पैड होती है ना, वो भी बहुत कम दाम में मिल जाती है। इंडिया में क्या होता है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते महंगे महंगे ब्रांडेड सैनिटरी पैड्स को, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है ना, इन्फेक्शंस बढ़ता है, ठीक है। तो अगर गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी लाई है, अगर मान लीजिए आपको 10 रुपये मिल जा रहा है, तो वुमेन्स जिसको आराम से इजीली बाई कर ले रही हैं, और ये लिटरली फैक्ट है कि बाई करती हैं सस्ते दामों में, ठीक है ना। तो जब वो बाई कर ले रही हैं तो ये इन्फेक्शंस कम हो रहा है, हेल्दी रह रही है वुमेन, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीज़ें होती है जो इंटर रिलेटेड होती है, उस इंटर रिलेशंस को आपको डेवलप करना है खुद से, ठीक है ना। चलिए, तो आप समझ सकते हो रिड्यूस्ड पॉकेट एक्सपेंसेस इन द हेल्थ केयर, तो ये एक तरीके से ग्रेट स्टेप है, तो आपको भूलना नहीं है प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र। अब हम लोग बात करेंगे क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट की। अगर आपको इस मेरे पूरे कंप्लीट लेक्चर की PDF चाहिए तो आप यू कैन जॉइन माई टेलीग्राम चैनल ISP सिंप्लीफाइड, ठीक है ना। हम लोग बात करेंगे क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट की। तो अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस, याद रखिए कौन किनके द्वारा आता है, इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस को IEEFA भी कहते हैं, एंड लाया गया एम्बर के द्वारा। एम्बर के बारे में जानेंगे,
ठीक है ना। इनके द्वारा बताया गया ना, तो कर्नाटक एंड गुजरात हैव इमर्ज्ड एज द इंडियाज फोर्थ रनर इन द ट्रांजिशन ऑफ क्लीन इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम लोग क्लीन इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो जो भी हैं, कौन कौन, आपको दो स्टेट के नाम याद रखना है, कर्नाटका एंड गुजरात। क्लीन एनर्जी कहने का क्या मतलब होता है ना कि वैसे इलेक्ट्रिसिटी जिसको हम लोग जनरेट कर रहे हैं विदाउट एनी इन्वायरमेंटल डिस्टर्बेंसेस, जैसे मान लीजिए जो हम लोग रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी बनाते हैं ना, जैसे मान लीजिए टाइडल एनर्जी हो गया, जैसे आपको सन सोलर पीवी पैनल हो गया, ठीक है ना, जैसे ग्रीन हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, जैसे एथनॉल ब्लेंडिंग हो गया, ठीक है। तो इसमें कर्नाटक एंड गुजरात टॉप किया है। लाया गया था इंस्टीट्यूट ऑफ एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस के द्वारा, साथ में एम्बर। अब हम लोग थोड़ा सा एम्बर के बारे में जान लेते हैं। एम्बर क्या है? एम्बर एक इंडिपेंडेंट नॉट फॉर प्रॉफिट क्लाइमेट, एम्बर क्या है? एम्बर एक इंडिपेंडेंट नॉट फॉर प्रॉफिट क्लाइमेट एंड एनर्जी थिंक टैंक है, जो सोचता है, जो बताता है कि हाँ यहाँ ये ऐसी इस तरीके से एनर्जी, क्लीन एनर्जी पे बात चल रही है, ठीक है ना। और साथ में IEFA जो है वो एग्जामिन करता है इशू रिलेटेड टू एनर्जी मार्केट्स, ट्रेंड्स एंड पॉलिसीज को, और इसी रिपोर्ट्स में वो हाईलाइट करता है, ठीक है ना। अब कुछ हमारे इंडियन स्टेट्स के बारे में जान लेते हैं, कुछ कंडीशंस। गुजरात जो है वो थोड़ा सा भी यहाँ पीछे रह गया कर्नाटक से इन टर्म्स ऑफ डीकार्बनाइजिंग इट्स इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर। तो डीकार्बनाइजेशन जो होता है मतलब क्या है? कार्बन फ्री, ठीक है ना, कार्बन फ्री थोड़ा सा कम रह गया, इसीलिए गुजरात सेकंड पोजीशन पे आ गया। हरियाणा एंड पंजाब हैज शोन प्रॉमिसिंग प्रिपरेशन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ट्रांजिशन। तो हरियाणा और पंजाब भी अभी काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ रहा है। अब देखिए स्टेट लाइक वेस्ट बंगाल, बिहार एंड यूपी, ये काफ़ी पीछे लैग बिहाइंड कर रहा है। राजस्थान एंड तमिलनाडु नीड टू इंप्रूव देयर पावर सिस्टम रेडीनेस। सबसे पीछे की बात कर ले तो वेस्ट बंगाल, बिहार एंड यूपी है, ठीक है ना। चलिए, तो ये था हमारा, दिस इज ऑल अबाउट क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब देखिए एक न्यूज़ कल ही बहुत ज़्यादा एक वो आया, सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया है अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमीशन, ठीक है ना। देखिए पहले क्या होता था ना, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर का जो रिक्रूटमेंट होता था ना, वो डायरेक्ट इलेक्शन कमीशन का जो रिक्रूटमेंट होता था ना, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रेरोगेटिव में हो जाता था, ठीक है ना। बट सुप्रीम कोर्ट ने अब कहा है ना कि ऑपोजिशन का भी इसमें जुडिशियरी में एक पार्ट होगा, ठीक है ना। अब आप सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट को लेकर के इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। सीधी सी बात है, द सुप्रीम कोर्ट हैज नाउ गिवन द ऑपोजिशन एंड द जुडिशियरी अ से इन द मैटर, रूलिंग दैट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर मस्ट बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइज ऑफ द कमिटी कंप्राइजिंग द PM। कमिटी का याद रखिएगा, प्राइम मिनिस्टर प्लस लीडर ऑफ ऑपोजिशन, जो पहले नहीं होता था, याद रखिएगा। लीडर ऑफ ऑपोजिशन कहाँ पे से? तो लोकसभा में। आप मेरे को बताइएगा लोकसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन कौन है एज ऑफ नाउ, ठीक है ना। और प्लस CJI, ठीक है ना। ये तीनों का इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है फॉर द रिक्रूटमेंट, फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर। याद रखिएगा, पहले ऐसा नहीं होता था, ठीक है ना। अब ये बेंच किन के द्वारा हेड किया गया था? ये किया गया था जस्टिस KM जोसेफ के द्वारा। इसमें और कौन कौन से वो थे, जज थे? तो अजय रस्तोगी जी थे, अनिरुद्ध बोस जी थे, और ऋषिकेश एंड CT रवि कुमार जी थे। तो याद रखिएगा ये एक लैंडमार्क जजमेंट है। ये क्या करता है, देखिए बेसिकली क्या होता है ना कि एक तरीके से ना पार्शियलिटी लगता है। अगर गवर्नमेंट खुद चुन के अगर किसी इलेक्शन कमीशन CEC को बैठाती है तो किसी स्टेट के लिए वो हो सकता है ना कि किसी स्टेट के लिए वो थोड़ा सा फेवर ना करे, मतलब गवर्नमेंट के साथ काम करे, हो सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। इसको देख करके ही इसमें इंप्रूवमेंट किया गया, ठीक है ना। तो ये हमारा आज का था डेली का करंट अफेयर। अगर आपको मेरा कंटेंट सच में अच्छा लगता है 1% भी, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे जुड़िए, आपको डेली करंट अफेयर मॉर्निंग में मिलेगा, ठीक है ना। एंड इफ यू वांट माय PDF ऑफ दीज लेक्चर्स, यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल ISP सिंप्लीफाइड, ठीक है ना। थैंक यू। और कोई भी सजेशंस, कोई भी मॉडिफिकेशन हो मेरे करंट अफेयर में, आप प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। मेहनत करता हूँ, मुझे कुछ फीडबैक्स चाहिए, उसको मैं लूप करके मैं फिर से और इंप्रूवमेंट करूँगा, ठीक है। थैंक यू।